जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2015 के वीडियो एनालिसिस में। सो क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया। अब बाबर कब आया था ये आपको ईयर पता होना चाहिए, या फिर ऊपर ऊपर से हमें चीज़ों को पता होना चाहिए कि किस टाइम लाइन पे ये आए थे। तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखे बिना हमें आगे नहीं बढ़ना है। 1 2 3, 1 3 एंड 1 2 3। चलो देखते हैं अब। बाबर के आने से व्हाट लीड टू द, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डिनेस्टी इन द रीजन। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डिनेस्टी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो यहां पे देखिए दोस्तों, अगर तीनों में से मुझे सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए, मैं अगर मैं बाबर की जगह पे होता तो यहाँ पे अगर अराइवल ऑफ शुभम पवार इन इंडिया लेड टू, तो पवार डिनेस्टी ही तो बनती है यहाँ पे। तो देखिए, ये तिमुरिड डिनेस्टी से बिलोंग करते थे बाबर, तो तिमुरिड डिनेस्टी तो यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, और हमने ये पढ़ भी रखा है कि बाबर बिलोंग्स टू तिमुरिड डिनेस्टी। ठीक है, जो कि टर्की और मंगोल से लीनियज था इनका। ठीक है, इनकी मम्मी और पापा का ओरिजिन वहाँ से था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, थर्ड। बाकी देखिए, गन पाउडर का भी इंट्रोडक्शन इन्होंने किया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो मंगोल्स का इन्वेजन हुआ था ना, उन्होंने यहाँ पे गन पाउडर जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंट्रोडक्शन किया है। ठीक है, सो मंगोल इन्वेजन लेड टू गन पाउडर इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे बड़े लेवल पे जो है गन पाउडर इन सब का यूज़ किया था। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम ये इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी, ठीक है, जब मोहम्मद गोरी आए थे उस टाइम पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया था। और अगर हम आर्च की बात करें तो ट्रू आर्च कौन सी है, ठीक है, फर्स्ट ट्रू आर्च, तो देखिए ये बलबन के टोम के पास बनी हुई है आर्च। ठीक है, ये हम नितिन सिंघानिया में पढ़ते हैं। ठीक है, डोम देखिए दोस्तों, डोम यहाँ पे कह रहा है कि डोम जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मुगल टाइम पे, तो ये भी गलत है दोस्तों। ये जो है रोमन ओरिजिन का है डोम। ठीक है, रोमन ओरिजिन का है, नॉट इस्लामिक ओरिजिन। ठीक है, और इंडिया में देखिए ये पहले ही आ चुका था स्लेव डिनेस्टी के टाइम पे, जो इस्लामिक रूल स्टार्ट हुआ था तभी आ गया था ये। तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा, 3 ओनली। देखिए किस तरीके से बाबर का जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, और अभी बाबर के इन्वेजन की डेट हमें याद रखनी है, जो कि एक वाटरशेड मूवमेंट था हमारे इंडियन हिस्ट्री में, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत ये बाबर एंड लोधी डिनेस्टी के बीच में हुई थी, तो याद रखिए। और ये बिगिनिंग था मुगल एम्पायर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे रिप्लेस किया था। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे रिप्लेस किया था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉ कमीशन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये जस्ट एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो याद रखिएगा, इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि लीगल रिफॉर्म्स को यहाँ पे सजेस्ट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, फर्स्ट टाइम ये जो लॉ कमीशन कब बना था, तो ये 1833 में बना था दोस्तों। जो हमारा चार्टर एक्ट था 1833, इसके अंदर बना था अंडर लॉर्ड मैक्यूले, जो इसके चेयरमैन थे फर्स्ट। और इन्होंने रिकमेंड क्या किया था, जो पीनल कोड है और क्रिमिनल पीनल कोड है, इसका कोडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद ये बनते गए, ठीक है, लॉ कमीशंस। बट इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा फर्स्ट लॉ कमिश्नर थे, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमिश्नर 1955 में कौन थे, MC सेतलवाद। ये हमने पहली बार ही देख भी चुके हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी देख चुका है। और यहाँ पे जो लॉ कमीशन के अपॉइंटमेंट होते हैं हर 3 साल में होते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये हर 3 साल में होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे रिवो +20 के बारे में, रिवो +20। ठीक है, तो रिवो कब हुआ था, 1992 में। +10 क्या हो गया, 2002। +10 और क्या हो गया, 2012। ठीक है, तो रिवो +20 कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही है। इज मेंशन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, इट इज़ अ UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितना ईजी क्वेश्चन बना के पूछा है, इतना ईजी क्वेश्चन अभी आ जाए तो मज़े ही आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, कि रियो +20 क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, इसका ही जो है ये आगे चल के ये चीज़ें रिपीट हुई है। ठीक है, और ये जो 2012 में ये कहाँ पे हुआ था, ये रियो डी जानेरियो में ही हुआ था। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें। मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO नहीं। ठीक है, IPCC, इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर कर लिया है कि IPCC क्या है, किसने मिलकर बनाया था, तो याद करिए, रिवाइज करिए इस चीज़ को। ठीक है, फिर देखिए कॉन्फ्रेंस ऑन मेंबर ऑफ कंट्री ऑन
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने देखा था लीगली बाइंडिंग है और इसमें दो चीज़ें हैं, नगोया प्रोटोकॉल एंड कार्टेजिना प्रोटोकॉल, याद है आपको। फिर एक आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी होता है जो कि शंकर आईएएस या फिर किसी भी एनवायरमेंट बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट से पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। गलत है दोस्तों, ये गवर्नेंस वाला टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे सेंटर के, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नेक्स्ट देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। स्वैप कर दिया यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। स्टेट लेवल पे किसके पास पावर है, सीएम के पास नहीं है, गवर्नर के पास है एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये भी गलत हो गया। देखिए कितना सिंपली यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो है स्वैप करके बदल दिया है, ठीक है। सो आर्टिकल 53 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वेस्टेड ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो मिनिस्टर्स ये जो है सबऑर्डिनेट रहेंगे, और कैबिनेट सेक्रेटरी विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया दोस्तों हमारा डी, नीदर 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गोल्डीलॉक जोन्स के बारे में है, ठीक है। गोल्डीलॉक जोन ये स्पेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सर्च ऑफ मेटेओराइट कंटेनिंग प्रेशियस मेटल नहीं, सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस एंड रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल। देखिए शेल गैस कहाँ कहाँ मिलती है हमने ऑलरेडी देखा था, देखिए शेल गैस कहाँ कहाँ मिलती है, तो केजी बेसिन, ठीक है, उसके बाद कावेरी बेसिन, ये सब हमने देखा था। फिर देखिए लिमिट्स द हैबिटेबल जोन ऑफ द सर्फेस ऑफ, लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबाउ द सर्फेस ऑफ अर्थ, नो इट इज़ नॉट अ लिमिट्स, ये सर्च है अर्थ लाइक प्लैनेट की इन द आउटर स्पेस, ठीक है। एक्सो प्लैनेट्स यहाँ पे सर्च करे जाते हैं, और मैंने आपको बताया भी था TOI 700 E या D नाम का एक नासा ने ढूंढा है एक्सो प्लैनेट जो कि अर्थ लाइक प्लैनेट है। तो गोल्डीलॉक जोन किसे कहते हैं दोस्तों, सो गोल्डीलॉक जोन यहाँ पे कहते हैं सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट, ठीक है। यहाँ पे जो जोन होता है ये हैबिटेबल जोन होता है, वहाँ पे हमें एक आशा होती है कि यहाँ पे राइट टेम्परेचर राइट एटमॉस्फेयर होगा, जिस हिसाब से जो है यहाँ पे हमें अर्थ जैसा कोई प्लैनेट मिल जाए, ठीक है। तो ये हमने TOI 700D भी देखा था, ठीक है, जो कि गोल्डीलॉक जोन में आता है, जो कि अभी रिसेंट का एक जो है यहाँ पे करंट अफेयर था। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। टफ क्वेश्चन था, अगर नहीं पता है तो नहीं समझ आएगा। फिर देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज मार्च ऑन तंजौर कोस्ट, ठीक है, तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहा है। तंजौर कोस्ट पे कौन था, डायरेक्टली हमारे स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है, सी राजागोपालाचारी, ठीक है, सी राजागोपालाचारी, ठीक है। इन्होंने जो है तंजौर कोस्ट पे यहाँ पे लीड किया था हमारे साल्ट लॉ को, ठीक है। और ये देखिए इनके बारे में और डिटेल में अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो कि इंडियन थे, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न भी यहाँ पे मिला था। बाकी के कामराज इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कौन से क्वेश्चन में किया था, याद आ गया, हिंद मजदूर सभा वाला क्वेश्चन, कब, 2018 में, ठीक है। एनी बेजेंट मल्टीपल टाइम हमने कवर किया है इनका रोल, ठीक है। इन्होंने जो न्यूज़पेपर लिखे थे कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, ठीक है। फिर देखिए VO चिदम्बरम पिल्लाई, इन्हें हमें कवर नहीं किया है, बट ये हमारे स्पेक्ट्रम में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है दोस्तों, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इन्होंने बनाई थी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी कब बनाई होगी, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे 1906 में, टू compete अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है। तो ये याद रखिए VO चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, VO चिदम्बरम पिल्लई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से जो इंटरलिंकेज होंगे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, ठीक है, रिवर कृष्णा की साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी पे यहाँ पे जो है नई सिटी बनाई थी। अंडरटुक द रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट डेटी whom the land of all the south of the river Krishna who supposed to belong, ठीक है। अभी कौन थे भाई साहब, तो ये थे दोस्तों, ये बात हो रही है विजयनगर एम्पायर की, और ये जो ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है ये है तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी की। और तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी के ऊपर क्वेश्चन हमने देखा था CSE 2019 में, जहाँ पे हम्पी के आगे क्या लिखा हुआ था, मालप्रभा, जो कि गलत था। हम्पी के आगे क्या होना चाहिए, तुंगभद्रा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा हरिहर एंड बुक का इन्होंने 1336 में इस्टेब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो इनके जो गुरु थे विद्यारण्य, इनके आशीर्वाद से इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी थी, ठीक है। तो ये याद रखिए। और वीरूपक्षा गौड़ जो है, डेटी की जो बात है ना, वीरूपक्षा गौड़ की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे और एक चीज़ दोस्तों, जब 1336 में यहाँ पे हरिहर बुक्का ने विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश किया तो दिल्ली सल्तनत में कौन रूल कर रहे थे, यहाँ पे आंसर है हमारा
मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो बाकी नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोघ वर्ष, सबसे पहले ये कौन से डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये राष्ट्रकूटा, आर के डिनेस्टी, ठीक है, राष्ट्रकूटा डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, कवि राजमार्ग, याद रखिएगा, कवि राजमार्ग, ये किताब इन्होंने लिखी है। इन्होंने देखिए जैनिज़्म को जो है पैट्रोनेज दिया था बहुत अच्छे तरीके से, और इनका जो टाइम पीरियड था ये 800 एडी के आसपास था, इतना याद रखेंगे, ठीक है, 800 एडी से 878 एडी। नेक्स्ट देखिए बल्लाला, ये कौन थे? वीर बल्लाला टू, ठीक है। ये जो थे दोस्तों एक होशाला रूलर्स थे, ठीक है, होशाला रूलर्स थे, और ही वॉज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, मतलब होशालास के ये लास्ट रूलर थे, बल्लाला टू, ठीक है, बल्लाला टू। नेक्स्ट देखिए प्रताप रुद्र टू, ठीक है, प्रताप रुद्र टू, ठीक है, ये कौन से डिनेस्टी के थे दोस्तों? याद रखिएगा, काकटिया डिनेस्टी। कब क्वेश्चन आया है? 2023 में आया है, काकटिया का मोटुपल्ली पोर्ट आया है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रताप रुद्र, ठीक है, ये काकटिया डिनेस्टी के थे। इन्होंने देखिए वरंगल इनकी कैपिटल थी, ओके। और देखिए ये जो राजा थे इनका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? 1163 के आसपास, ठीक है। और एक 1000 पिलर टेम्पल भी इन्होंने बनाया था। और देखिए कोहिनूर जो है फर्स्ट टाइम इन्हीं के टाइम पे मिला था। तो ये सारी चीज़ें मैंने विकीपीडिया पे देखी थी, एक्सटेंडेड चीज़ें। बट नाम डिनेस्टी इतना भी याद रख लोगे तो भी बहुत है, ठीक है, नाम डिनेस्टी इतना भी याद रख लोगे तो भी बहुत है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम जो होशाला डिनेस्टी है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जो एक फैक्ट मिस हो गया था, इनके जो फाउंडर है इनका नाम यहाँ पे याद रखिए, इनका नाम था साला, या फिर दूसरा नाम था इनका, ठीक है, सला साला जो भी होगा। और नेक्स्ट था यहाँ पे नृपकामा, ठीक है, ये दो नाम इन्हीं के हैं, ठीक है, सला और नृपकामा टू, ठीक है। ये फाउंडर थे होशाला डायनेस्टीज के, ठीक है, ये फाउंडर थे होशाला डायनेस्टी के, ठीक है। 1026 में इन्होंने जो होशाला डायनेस्टी के जो है स्थापना यहाँ पे करी थी, ठीक है। तो बस इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और काकटिया इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, तो इनके फाउंडर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो काकटिया के फाउंडर कौन थे दोस्तों? प्रोला राजा, ठीक है, प्रोला राजा, या फिर दूसरा नाम था इनका रुद्रदेवा, ठीक है, रुद्रदेवा। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1163 में, प्रोला राजा और रुद्रदेवा। और ये जो राष्ट्रकूटा डिनेस्टी है इनके फाउंडर याद रखिए दंती दुर्गा, ठीक है, दंती दुर्गा या फिर दंती वर्मन, इन्होंने 1735 में जो है राष्ट्रकूटा डिनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, दो स्टेटमेंट है शायद, हाँ पढ़ते हैं। क्या कह रहा था? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। इनका अगर ईयर हम देखेंगे ये कब थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो याद आया आपको? कुछ याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये 1887 में, देखिए 1885 में फर्स्ट सेशन होता है, फिर 86, 87, ठीक है। तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक। फिर देखिए द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज सरोजिनी नायडू। गलत है दोस्तों, अगर यहाँ पे होता कि फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट तो सही था, बट सिर्फ वुमन प्रेसिडेंट की बात है तो यहाँ पे आ जाती है पिक्चर में एनी बेजेंट, ठीक है। एनी बेजेंट यहाँ पे फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट है। और अगर फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो वो है सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब ये जो एनी बेजेंट है इन्होंने कब यहाँ पे लीड किया था? तो 1917 का जो कलकत्ता सेशन है इन्होंने लीड किया था। बाकी एनी बेजेंट इनके बारे में हमने बहुत बार देखा है कि इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जो है रिलेटेड थी, इन्होंने जो है होम रूल मूवमेंट में यहाँ पे अपना योगदान दिया था। बाकी देखिए सरोजिनी नायडू जी, इनके बारे में हमने देखा था कि ये नाइट एंजल ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता था। इन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की बुक भी लिखी थी पोएम से एसोसिएटेड। और ये कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट? 1925 में, कानपुर सेशन में, ठीक है, कानपुर सेशन में। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, 1924 में एक सेशन हुआ था जो कि ओनली सेशन है जब महात्मा गांधी ने यहाँ पे लीड किया था प्रेसिडेंट बन के इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो हुआ था बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव। तो ये थोड़ा याद रखिए। और गांधी जी ने जब यहाँ पे अपनी सीट छोड़ी तो वो एक इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट को यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों? हमारा आंसर है 2 ओनली इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये। सेकेंड स्टेटमेंट से पढ़िए कि इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और ग्रीन क्लाइमेट की बात हो रही। ओईसीडी इकोनॉमी वाला, याद करिए, G20 वाला हमने देखा था। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक बैंक है, वर्ल्ड बैंक ये भी बैंक है, यूएनईपी तो मुझे समझ आता है। अब देखिए यूएनईपी भी है, ओईसीडी भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, पूरी खिचड़ी बना दी। ये देखिए इनके सपोर्टर हो सकते हैं, ठीक है, सपोर्टर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता,
बट ये फाउंडर, इतने सारे फाउंडर यार, 10-15 फाउंडर थोड़ी होते, एक दो लोग ही मिलके बनाते हैं, फिर बाकी लोग उसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड वाला है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बाकी देखिए इंटेंडेड मतलब इसका एम बता रहा है, इसका एम बता रहा है टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्री इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज। एम, ऑब्जेक्टिव, मिशन, कितने बार बताऊं यार, कितने बार बताऊं कि ये मोस्टली सही देता है। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड है ये यूएनएफसीसी के अंदर यहाँ पे बना था। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। और ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये सोंगडो नाम की जगह है, ठीक है, सोंगडो साउथ कोरिया में, वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और देखिए दोस्तों ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ना, ये इस्टेब्लिश हुआ था COP15 में, ठीक है, जो कि कोपेनहेगन में हुई थी 2009 में। इतना देखिए डेट वेट याद रखने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी देखिए इसका जो एम था ग्रीन क्लाइमेट फंड का, ये एम था टू रेज $100 बिलियन, ठीक है, फॉर क्लाइमेट फाइनेंस बाय 2020। अभी तो 2020 चला जा चुका है, 2023 आ गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे अगर हम देखें और इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है दोस्तों, तो इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी देखिए ADB, OECD, UNEP, वर्ल्ड बैंक मल्टीपल टाइम्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। कहता है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014। देखिए 2015 का पेपर है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। किसे मिला था ये? तो ये इसरो को मिला था दोस्तों, ठीक है, इसरो को ये मिला था। अब इसरो के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसरो इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, और ये डायरेक्टली अंडर PMO आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर PMO, ठीक है। और 1969 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। उसके बाद देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी देखिए दोस्तों डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, और ये आता है PMO के अंदर। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1954 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे? मुंबई में, ट्रॉम्बे मुंबई, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये देखिए जमशेदजी टाटा ने 1909 में इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? बैंगलोर में, ठीक है। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? बैंगलोर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च है, फिजिक्स से रिलेटेड काम करता है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, PMO। तो देखिए इन चारों बॉडीज़ के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है ये? 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों? 1946 में आया था। इट प्रोवाइडेड मोर इंडियंस इन द इंडियन सिविल सर्विस। यार कैबिनेट मिशन 1946, यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात हमारी प्राइम थी। ICS कहाँ से आ गए? हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, और ये ICS बनाने के पीछे भागेंगे क्या? तो थर्ड हटा दीजिए, थर्ड हटा, बचा वन ओनली एंड नन, ठीक है। अब देखते हैं वन ओनली एंड नन। इट रिकमेंडेड फेडरल गवर्नमेंट, सही बात है भाई, इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, फेडरलिज्म की बात हुई थी। इट एनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स, नहीं, मेनली यहाँ पे फ्रीडम, इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, इनके रिलेशनशिप, इन सब के बारे में बात हुई थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो है जो मेन बात इन्होंने करी थी, 3 सब्जेक्ट बनाने वाले थे ये यूनियन में, ठीक है, 3 सब्जेक्ट टू द यूनियन, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और मेथड बनाने की बात करी थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट कैसी होगी, और इंडिपेंडेंस कैसे और कब यहाँ पे डिक्लेयर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई थी। और ये जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, इनका फाइनेंस, ये सारी चीज़ें कैसी होगी, ठीक है। और इन्होंने प्रपोज किया था वीक सेंटर विथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत से जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर है उन्होंने अपोज किया था, एक्सेप्ट किया था, इन सब चीज़ों में हमें नहीं जाना है, ठीक है। सीधा सीधा देखिए कैबिनेट मिशन 1946, सेकंड गलत, थर्ड गलत, आंसर है हमारा वन ओनली, सो आंसर इज वन ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्टिक। थोड़ा सा ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, CSE 2019 में हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे कहा था कंप्लीटली इन द अल्पाइन जोन, और वहाँ पे हमने आंसर लगाया था वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्टिक, मतलब यहाँ पे समझे ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पे नेशनल पार्क है, नहीं, ये ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे माउंटेन्स भी होंगे, ठीक है। यहाँ बीच में कहीं ये नेशनल पार्क होगा और ये एक्सटेंड करता होगा हायर लेवल पे, तो यहाँ हायर लेवल पे आर्टिक रीजन आ जाएगा, यहाँ पे टेम्परेट आ जाएगा, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे ट्रॉपिकल आ जाएगा। तो ऐसा हमें कुछ यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ हमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन टफ है, ठीक है। अभी यहाँ पे इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए कांचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है ऑफ अ मिक्स कैटेगरी, कांचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है।
कहाँ पे सिचुएटेड है ये कांचनजंगा, बताइए मुझे। ये है दोस्तों हमारे सिक्किम में, ठीक है, ये है हमारे सिक्किम में सिचुएटेड, ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। फिर देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क ये कहाँ पे दोस्तों, ऑब्वियसली उत्तराखंड में है ये, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। फिर देखिए नेवरा वैली, नेवरा वैली कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और ये किस लिए फेमस है दोस्तों, रेड पांडा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये रेड पांडा का सिर्फ इंडिया में मिलता नहीं, भूटान में भी मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क, ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, और यही हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये जो नामदफा नेशनल पार्क है इसी में हमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्टिक की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम और देखें, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है दोस्तों, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे याद रखेंगे। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गए, ये जितने ऑप्शन में सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर करंट अफेयर में चीज़ आती है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, कब, जब डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर वाला क्वेश्चन हमने देखा था तब। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों, ये एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स बॉडी है, ठीक है, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स बॉडी है। फिर ये क्या कह रहा है, एनजीओ हेल्प वेरी पुअर पीपल, ठीक है, वेरी पुअर, वेरी पुअर, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू कैटर द मेडिकल इमरजेंसी इन वॉर रेज रीजन, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी नहीं। रेफ्यूजी एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन टू हेल्प रेफ्यूजी इन द सिविल वॉर, नहीं, ये भी आंसर नहीं है यहाँ पे। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों, ये एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स बॉडी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूके में सिचुएटेड है, और 1961 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, 1961 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट। अब ये चारों हमें पता होने चाहिए। देखिए महाबलीपुरम, रॉक कट मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम कहाँ पे आया है, 2015 में आया है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने 2016 में देखा था, किसके साथ, महाबलीपुरम और अजंता के साथ। आई होप आपको ये याद आ चुका होगा। देखिए महाबलीपुरम ये पल्लवास के टाइम पे फेमस था, अराउंड 700 एडीज के आसपास, ठीक है। फिर देखिए वराह इमेज एट उदयगिरी, नहीं पता। फिर देखिए एलिफेंट एट धौली, अगर ये पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा है तो अभी कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हम देखना चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों वराह इमेज एट उदयगिरी, ये कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, गुप्ता डिनेस्टी से रिलेटेड है, 500 एडी के आसपास बना था। और ये जो केव है दोस्तों उदयगिरी केव, ये वैष्णविज्म एंड जैनिज्म के जो है यहाँ पे स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रॉक कट मोनूमेंट एट महाबलीपुरम, ये ऑलरेडी हमने देखा, पल्लवास से रिलेटेड है, 700 एडी के आसपास। रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ये देखिए दोस्तों ये है अशोका के टाइम से। अब अशोका का टाइम जैसे आ गया तो यहाँ पे याद रखिए, ये जो धौली रीजन है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये कलिंगा वाले रीजन में हमारे, ठीक है, कलिंगा यानी उड़ीसा वाले रीजन में। और ये अशोका ने 272 जो उनका रेंज स्टार्ट होता है उसके आसपास इन्होंने जो है करा था, ठीक है। तो ये 200 to 300 BC के बीच में चला गया ये ऑप्शन। बाकी देखिए लिंगराज टेम्पल, ठीक है, ये जो लिंगराज टेम्पल है दोस्तों भुवनेश्वर का, ये 11th सेंचुरी एडी से रिलेटेड है, ठीक है, 11th सेंचुरी एडी से रिलेटेड है, और नाम से पता चल रहा है ये शिवा से बिलोंग करता है, ठीक है, शिव जी से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये किसने बनाया था, ये दोस्तों कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो कि किंग ययाति ने बनाया था, ययाति वन ने बनाया था, ठीक है, और ये सोमवंशी किंग थे। तो याद रखिएगा इन सारे ऑप्शंस को, इतनी सारी डिटेल्स को। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। बाकी देखिए चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं आपको नोटिस में लाना चाहूँगा, वराह इमेज एट उदयगिरी, याद रखिए ये जब हम 2013-14 के पेपर में जाएंगे ना तो एक ऑप्शन इसका दिखेगा हमें, ठीक है, एक ऑप्शन इसका हमें दिखेगा, तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर साइड में याद रख लीजिए। आगे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, फ्यूडल लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट ऑप्शन देख लेते हैं हम सबसे पहले, थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, सही बात है यार, यही तो रिलेशनशिप बनेगा जमींदार और अगर पीजेंट इनके बीच में देखा जाए तो। इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड, फ्यूडलिज्म का मतलब ही यही है कि जमीन जिसके पास उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसे जिसकी जमीन उसका यहाँ पे शासन चलेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी
एंड वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत बनाना है तो पहले कैसे बनते थे, ठीक है, अभी तो थोड़ा मॉडरेट चीज़ें हो गई, बट पहले कैसे स्टेटमेंट गलत बना, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड वेरी वीक प्रोविंशियल एंड लोकल अथॉरिटी। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत है, ठीक है, ऐसा कोई वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वीक ऐसा कोई चीज़ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी थी ये वीक नहीं थी, अगर वीक होती तो फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पे इतने बड़े होते ही नहीं। तो फर्स्ट हटा के देखते हैं, फर्स्ट गया 2, 3 एंड 3 ओनली, मतलब थर्ड हर हालत में सही है हमारा। और देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेस ऑफ लैंड, ये करेक्ट है, यहाँ पे आंसर है हमारा 2 एंड 3, ठीक है। अब ये जो फ्यूडल सिस्टम है ना, इसे ज़मींदारी के साथ कनेक्ट करना था, बस फ्यूडल थोड़ा ज़्यादा अंग्रेज वर्ड हो गया तो हमें लगेगा यार फ्यूडल सिस्टम क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो सीधा ज़मींदारी के साथ इसे लिंक करिए। आंसर है हमारा यहाँ पे 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, ठीक है, 2 एंड 3 इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जो इनिशिएटिव्स न्यूज़ में होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे जो है रिलीज़ करती है, जैसे कि यूएनएफसीसी का एक मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये पूछ लिया था, ठीक है। वैसे ही बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेज बाय, डायरेक्टली पूछ लिया कि मैनेज बाय कौन मैनेज करता है, ठीक है। तो अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों इसका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। टफ क्वेश्चन है ये जो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव है फॉर सस्टेनेबल लैंडस्केप, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सब पे जो है यहाँ पे हम ध्यान लगाएंगे। बाकी यूएनईपी, आईएमएफ, एडीबी इसका आंसर नहीं है। मोस्टली सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टफ क्वेश्चन था इसे, ठीक है, टफ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 57, इंडिया इज द मेंबर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। थोड़ा सा देखो यार, 2022 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, और जब भी मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको करा रहा हूँ तो इस चीज़ को मैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ध्यान लेके बता रहा हूँ कि देखो ये इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब इसमें तो सीधा सीधा आपको आंसर ही आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि इंडिया इज मेंबर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एपेक तो सबसे पहले हटाओ, 2 से 3 बार मैंने बता चुका हूँ कि एपेक में इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। ये देखिए 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था, कुछ 21 के करीब मेंबर इसमें चाइना, रशिया, यूएसए है, बट इंडिया इसमें नहीं है, तो 1 हटा दीजिए। आसियान के 10 मेंबर मैंने आपको पहले ही गिनवा दिए थे, मैप के ऊपर भी बताए थे। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, 10 देश है इसमें, ठीक है। फिर देखिए ईस्ट एशिया समिट, इसमें इंडिया मेंबर है दोस्तों। बस अब इसमें क्या क्या चीज़ है देखिए, ईस्ट इंडिया समिट 2005 में इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। इसमें 18 देश है, अब 18 देश कौन से है, तो थोड़ा रिवाइज करिए, अभी वीडियो को रोकिए, 10 आसियान कंट्रीज जो है ना, इनका नाम यहाँ पे लिखिए आप, ठीक है। बाकी 8 देश मैं बताऊँगा और कैसे याद रखना है वो भी बताऊँगा, तो पहले लिख लीजिए, 10 देश लिखिए आसियान के। तो रिवाइज तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे हमें कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 देश कौन से दोस्तों, ये 18 देश मैं अभी आपको बताऊंगा। जो 8 देश बचे हुए हैं वो है यहाँ पे, पेयर में याद रखेंगे, यूएस, रशिया, जिनका यहाँ पे ज़्यादा बनती नहीं है, फिर जापान, साउथ कोरिया, एक दूसरे के आसपास ही है, ठीक है। इंडिया, चाइना, इनकी भी ज़्यादा बनती नहीं है, और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जापान, चाइना एंड यूएसए, रशिया। तो ये यहाँ पे 8 देश है, ठीक है। तो ये एपेक हमने देख लिया। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, तो ये सिंगापुर में है, ठीक है। 21 मेंबर देश है, ठीक है। सारे के सारे याद नहीं रखने, बट मैंने मेन आपको बता दिया जिन पे क्वेश्चन यहाँ पे घूम सकता है, ठीक है। चाइना, जापान, उसके बाद देखिए यहाँ पे यूएसए, वियतनाम, सिंगापुर, ये इसके मेंबर है, ठीक है। आसियान के 10 देश आपको खुद को यहाँ पे जो है ढूंढना है, ठीक है, और बताना है मुझे, ठीक है। बाकी ईस्ट एशियन समिट ये हमने देख लिया। तो देखिए इतना होलिस्टिकली हम चीज़ों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर है वो पहले एक पीवाईक्यू में एज इट इज़ पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, स्टील प्रोडक्शन में यहाँ पे इंपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें कोकिंग कोल की, यहाँ पे रॉक फॉस्फेट नहीं, साल्ट पेटर नहीं। अब रॉक फॉस्फेट देखिए, याद करिए CSE 2020 वाला क्वेश्चन जहाँ पे हमने फर्टिगेशन वाला क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन था, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। ऑल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज यूज, याद करिए, ठीक है। साल्ट पेटर क्या होता है दोस्तों, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है, इतना याद रखिए, ठीक है। और ये फायर वर्क, फर्टिलाइजर, इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। कोकिंग कोल ये हमारा जो है स्टील प्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्ट करना पड़ता है हमें, और इसी की वजह से देखिए क्योंकि कोकिंग कोल की क्वालिटी जो हाई ग्रेड वाला हमारे यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा कोकिंग कोल, आगे याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यार 1 से लेकर 12 शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी 2022 में रटा दिए थे।
अब मैं दोबारा वो काम नहीं करूँगा दोस्तों। क्यों? अरे 5th एंड 6th शेड्यूल क्या है? शेड्यूल ट्राइब, आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। डिटरमाइन द बाउंड्रीज, नहीं यार ऐसा तो कोई शेड्यूल है ही नहीं। पावर एंड अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, तो ये हमारा शेड्यूल 11 है, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बॉर्डर ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट, नहीं, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। देखिए ऑप्शंस भी कितने तुच्छे से बनाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला यूनियन गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट also need the authorization of parliament of India। ओए, पब्लिक अकाउंट में देखिए यहाँ पे ऑथराइजेशन की ज़रूरत है। मैंने तो पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालोगे तो ही ऑथराइजेशन की ज़रूरत है, पब्लिक अकाउंट से तो ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट देखिए 266 में आता है, ये भी 266 में आता है, बट लक्ष्मीकांत में हमने पढ़ रखा है कि इसके लिए ज़रूरी है नहीं। थर्ड हटा के देखते हैं, चलो थर्ड गया, ठीक है। थर्ड गया तो बचा क्या? 1 2 एंड 2 ओनली। थर्ड गया तो बचा क्या? 1 2 एंड 2 ओनली। अब 2 देखते हैं तो 2 तो यहाँ पे हर हालत में सही है। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम CFI विदाउट ऑथराइजेशन। ओए, ये तो मैंने जो अभी बताया यहीं पे आ गया। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डिपार्टमेंट गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है यूनियन बजट को, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो फर्स्ट गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, बचा क्या हमारे पास? 2 ओनली। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 267 के अंदर आता है। ये हमने 2017-18 में ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं, ठीक है। और बाकी देखिए यहाँ पे दोनों हट गए, और ये जो करेक्ट है ये हमने देख लिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है हमारा बजट, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर बनाता है बजट। और चलो अभी बजट तो देख ही लिया कि बजट जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बना रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है? तो इकोनॉमिक सर्वे भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ही बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी आएगा तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटरी, ये दो तो हटा ही दीजिए, बच्चा देखिए प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कस्टोडियन ऑफ इंडिया है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कस्टोडियन ऑफ इंडिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू से वो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये सारी चीज़ें चेक कौन कर रहा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेसिडेंट इज द प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारे कस्टोडियन कौन है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये केशवानंद भारती केस, बहुत सारे जो जुडिशियल जजमेंट है इन सब में इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि ही इज़ द गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।